हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चन को जो हम सिंपल वे में सॉल्व कर रहे हैं कैसे कैसे करना होता है हमें। तो देखिए, सीबीएसई यूजीसी नेट के हमने काफी वीडियो बी एस अकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उनको देख सकते हैं और आपको अगर कोई भी और क्वेरी है, कोई भी ऑन डिमांड वीडियो क्रिएट करना है, सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2000@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ने काफी सिलेबस के बारे में मुझसे पूछा है वीडियो क्या कहते हैं मेल करके कि आप उसके सिलेबस को बहुत बहुत स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो मैं कुछ समय बाद आपके जो सिलेबस है उनको भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अबाउट मी, माय स्मॉल इंट्रोडक्शन, माय नेम इज संदीप। आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। After that, I had a work experience of 2 years as a software engineer. I also qualified CSIR exam as a JRF in engineering science exam. And apart from that, I also qualified CBSE UGC NET exam as a JRF 3 times. And right now, I'm working as a research scientist. Now, इस पेपर में हम पेपर नंबर 1 के जून 2013 और दिसंबर 2011 दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो जो संख्या थी ज्यादा नहीं थी, तो दोनों को मैंने मर्ज करके एक ही क्वेश्चन पेपर में डाउन इसे अपलोड कर दिया वीडियो में। तो आप जरा उसको देख लीजिएगा, जून 2013 और दिसंबर 2011 ये दोनों के जो वीडियो है, आप जो क्वेश्चन है आप अपने पास रख लीजिएगा। इसमें हम केवल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ मैं डेटा इंटरप्रिटेशन और आईसीटी के पार्ट को पहले ही अपलोड कर चुका हूं। मैं इस समय एप्टीट्यूड और रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करा रहा हूं और आगे के फ्यूचर्स वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस के जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा बीएस एकेडमी चैनल पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर। इन अ सर्टेन क्रिकेट टूर्नामेंट 45 मैचेस वर प्लेड। Each team played once against each of the other team. The number of team participants in the tournament is, यानी पूरे टूर्नामेंट में 45 मैच हुए। हर टीम के साथ दो दो मैच किए, हर मतलब अगेंस्ट में खेला। तो बताइए कितनी टीम ने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जो हमें इसको जरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसे पीएनसी कहते हैं, तो इसमें भी जो हम यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर एक टीम पार्टिसिपेट करती है तो इसका आंसर आता है 8C2। अब यार 8C2 की वैल्यू निकालें तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि आंसर आता 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, तो आंसर होता 56। 56 डिवाइड बाय 2 अगेन 28। तो देखिए 28 मैच तो प्लेड नहीं हुए, तो यानी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी 8 टीम इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर इसका आंसर 10 होता तो 10C2 मींस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जरा से करें तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 45। हमारे पास 45 मैच प्लेड करें, यानी हमारा जो आंसर है 45 है। और मतलब 45 आईएस के अगर हम 10 टीम्स को लेते हैं, 45 मैचेस प्लेड हुए, जो कि हमारी जो क्वेश्चन में गिवन में वो हमारा जो है एकदम आंसर जो है दोनों से मैच कर गया, तो यानी जो इसका आंसर है वो बी होगा। 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से करें, क्योंकि जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो थ्योरी है आगे ये वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा आपके लिए। ठीक, अभी के लिए फिलहाल आपको ये कैसे करना है जरा इसको देख लीजिएगा। हाँ, अगर फिर भी कोई स्टूडेंट नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है, 8C2 कैसे निकालते हैं जरा मैं बता देता हूं। देखिए अगर आपके पास m इंटू इस तरह से दे रखा है, MCN दे रखा है, तो आप क्या करिए, m फैक्टोरियल करिए पहले, देन m माइनस n फैक्टोरियल, m माइनस n फैक्टोरियल, साथ में n फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपका 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 देन 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब होता है। तो आप इसको ऐसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फैक्टोरियल की थ्योरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी थ्योरी आप प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, आपको पेपर में आपका जरूर यूजफुल आपको काम देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। आपको सीरीज में जो मिसिंग नंबर है बताना, यानी मिसिंग नंबर हमारा यहाँ पर है,
तो जरा देखें, तो पहला नंबर 40 है, देन दूसरा 120, तीसरा 60, फोर्थ 180, देन 90, देन x, देन 135। तो देखिए अगर पहला अगर हम देखें तो 40 इंटू 3 बन के बनता है हमारा नंबर 120, एंड 120 डिवाइड बाय 2 ये होता है हमारा 60, देन अगेन 60 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 180, एंड 180 डिवाइड बाय 2 is equals to 90, 90 multiply by 3 is equals to 270, and 270 divide by 2 which is equals to 135। ठीक, तो अल्टरनेटिवली एक बार ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन 2 से डिवाइड हो रहा है, देन अगेन 3 से मल्टीप्लाई, देन अगेन 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, यानी अल्टरनेटिवली 3 3 3, उसी तरह 2 2 2। तो आप देख लीजिएगा इस तरह के जो क्वेश्चन है, यानी इसका जो आंसर है 270 है, तो 270 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक, आपको ये हो जाएगा। देखिए इसको करने का एक तरीका और भी था, जैसे 40 एंड 60, 40 वो शायद उसमें वो फिट नहीं होगा, उसको करने का कोई तरीका मतलब नहीं है, तो इसी ही तरीका जो है आपका बेस्ट है। 40 60 इसी तरह से 120, मतलब आप इसको चाहे तो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हो सकता है, बट इसका मुझे लगता है यही बेस्ट ऑप्शन है करने का, उसके अलावा कोई और कोई ऑप्शन नहीं है इसको। The odd number from 1 to 45 which are exactly divisible by 3 are arranged in an ascending order. Okay, the number at 6th position is, यानी अगर 1 से लेकर 45 तक के आप नंबरों को लिखोगे और वो भी नंबर जो 3 से exactly divisible हो सकते हैं और जो नंबर odd हो, यानी जिसको आप हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, odd number from 1 to 45 which are exactly divisible by 3 are arranged in an ascending order. The number at 6th position is, जरा करके देखते हैं, तो पहला नंबर 3 होगा। ओके, दूसरा नंबर 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 जो है वो इवन नंबर है, देन 9, देन 15, उसके बाद आपका 21, 27, 33, 39 एंड लास्ट में है 45। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए और ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं और ये नंबर ऑड भी हैं। तो 6th नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th इज 33, यानी 33 है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, यानी 33 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको कि आपको कौन सा नंबर 3 से डिविजन हो सकता है, उसमें भी आपका 6th पोजीशन वाला नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, the mean of 4 number is a b c d is 100, if c is 70 then the mean of the remaining number is what। तो देखिए एवरेज का क्वेश्चन है ये, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 4 संख्या थी, इज इक्वल्स टू 100। सो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 400। नाउ c इज इक्वल्स टू 70, c की वैल्यू 70 दे रखी है, तो अगर आप c की वैल्यू को 70 रख दें, a प्लस बी प्लस 70 प्लस d इज इक्वल्स टू 400। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस डी, सॉरी c नहीं d इज इक्वल्स टू 330। अब आपको बाकी रिमेनिंग नंबर का एवरेज निकालना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर हुए स्टूडेंट्स, 3 हुए, तो इनका एवरेज निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मीन a प्लस बी, a b और d का मीन आ जाएगा, a b और d का मीन आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 330 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 110। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 110 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, if the radius of a circle is increased by 50%, the perimeter of a circle will increase by। अगर हम सर्कल की रेडियस को 50% यानी 50% इंक्रीज कर देंगे तो सर्कल के पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, यानी पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई r।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आर की वैल्यू आपकी 50% इंक्रीज हो गई। आप चाहें तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू 50% इंक्रीज हो जाएगी और आर जो है राइट हैंड साइड में केवल सिंपल वैल्यू वाला है, तो उसकी वैल्यू 50% ही होगा, क्योंकि 2 और 2 पाई जो है कांस्टेंट है। तो यानी जो सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा वो 50% ही इंक्रीज होगा। तो यानी डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अगर आप देखिए अगर देखिए पाई आर स्क्वायर होता तो 50 आंसर नहीं होता, बट जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो सिंगल वैल्यू में है, आर है, तो 50% इसका ही आंसर होगा। तो देखिए सिंपल वे में तो उसका आंसर 50% निकाल दिया, बट अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा तो कैसे करना चाहेगा, तो देखिए हम सी की वैल्यू, हम आर की वैल्यू रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू अगर हमने फिक्स करके 10 रख ली, ओके, तो पहला सर्कमफ्रेंस C1 हम निकालते हैं, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है तो कितनी होगी, 2 पाई इंटू 10, तो कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी 20 पाई। नाउ दूसरे केस में जब उसका सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता है, रेडियस जब उसका इंक्रीज होता है 2 पाई इंटू 15, यानी कितनी होगी इसकी वैल्यू 30 पाई। अब 20 से वैल्यू बढ़कर 30 हो गई, यानी 10 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 10 का इंक्रीमेंट यानी 10 पाई का इंक्रीमेंट, तो 10 पाई अपॉन 20 पाई विच इज इक्वल्स टू 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल्स टू 50%। इससे भी इस सेम मेथड, सेम डिफरेंट मेथड से भी ये क्वेश्चन का जो आंसर है 50% है, यानी 50% इज अवर करेक्ट आंसर। बी, ए, बी, डी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन द कोर्स टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमें एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, अगर बी को हम हनी से करेंगे कोरिलेट, काउ को मिल्क से करेंगे, तो टीचर को किससे करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। यानी बी से हमें हनी मिलता है, काउ से मिल्क मिलती है, तो टीचर से क्या मिलता है, ऑप्शन देख लेते हैं, इंटेलिजेंस ये भी हो सकता है, मार्क्स ये भी हो सकता है, लेसन्स ये भी हो सकता है, और डी विजडम भी हो सकता है। पर जो टीचर, अध्यापक का जो मेन कार्य होता है, मेन काम होता है, वो विजडम प्रोवाइड करना होता है। यानी हम पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ाई हम इसलिए करते हैं सो दैट जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आगे वो हमारी विजडम यानी बुद्धि का विकास हो। यानी सी जो डी है वो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई, अगर इसका कोई और आंसर हो सकता है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी। ठीक है स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 7. P is the father of R and S is the son of Q. And T is the brother of P and R is the sister of S. And how is Q is related to T? ठीक है, जरा इसको लाइन वाइज लाइन हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आता है P is the father of R. तो P मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा मेल को एंड माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा फीमेल को। प्लीज फीमेल जो स्टूडेंट्स है वो प्लीज बुरा ना माने कि मैं नेगेटिव से शो कर रहा हूं, बस जैसे लाइक का एनालॉजी है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो पी इज द फादर, पी इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, पी एक, हमने एक हायरार्किकल फॉर्म में पी को ऊपर बना दिया आर से। एस इज द सन ऑफ क्यू, तो क्यू ऊपर बना दिया और एस इज द सन, यानी ये मेल हो गया। एंड टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी जो ब्रदर है पी का, ये भी मेल है, और साथ में लिख देते हैं ब्रदर, बी लिख देते हैं, याद रहेगा हमको। आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस, यानी आर जो है वो सिस्टर है, यानी सिबलिंग। एस बी लिख देते सिबलिंग, यानी पी एंड क्यू हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि आर एंड एस सिबलिंग है। तो पी जो है वो फादर है आर का, तो क्यू जो है वो मदर हो जाएगी आर और एस की। ठीक है, अब हमें बताना है क्यू इज रिलेटेड टू टी, यानी क्यू टी से रिलेट कैसे है। देखिए पी का ब्रदर टी है, यानी टी का ब्रदर पी है, और क्यू जो है वो वाइफ है पी की, तो क्यू जो होगी वो उनकी सिस्टर इन लॉ होगी, जिसे आप हिंदी में भाभी कहते हैं। तो सिस्टर इन लॉ यानी वाइफ नहीं है, गलत, ब्रदर इन लॉ नहीं है, वो भी गलत, डॉटर इन लॉ नहीं है, यानी सिस्टर इन लॉ। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टर इन लॉ। Next question, question number 8. If the side of the square is increases by 40%, then the area of the square increases by, यानी किसी साइड स्क्वायर की साइड्स को आप 40% इंक्रीज कर दोगे तो एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा। हम क्या करते हैं, साइड को ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, हम साइड ले लेते हैं, पहले 10 ले लेते हैं, तो बड़ी हुई साइड को हम ले लेंगे ए डैश, वो जो भी पड़ जाएगी हमारी हो जाएगी 14, क्योंकि 10 का 40% 4 होता है, तो 14 हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100, पहले केस में 100, दूसरे केस में ए डैश स्क्वायर
ए डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 196। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, पहले 100 था, 100 से बढ़कर 96 हुआ, तो यानी 96 का इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी 96 अपॉन 100 इंटू 100, चाहे तो आप 100 से 100 पूरे पहले ही कैंसिल कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 96%। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए तो हो ही नहीं सकता था, बी नहीं हो सकता, बट कुछ स्टूडेंट्स को 196 लगा देते, ये भी गलत है, क्योंकि बट पहले ही इसका आंसर 100 है, तो इंक्रीमेंट होकर 196 हुआ, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, डी इज द करेक्ट आंसर 96%। Next question, question number 9. There are 10 lamps in a hall, okay? Each one of them can be switched on independently. The number of ways in which hall can be illuminated is, यानी एक हॉल में 10 लैंप है, ऐसी हमारे पास 10 लैंप्स हैं, ओके, 10 लैंप्स है। अब हर लैंप को ऑन और ऑफ करने का जो तरीका है वो एकदम अलग है, स्विच ऑन इंडिपेंडेंटली होती है, यानी उनके स्विच एकदम अलग हैं। तो कितनी तरीके से हॉल को इल्यूमिनेटेड किया जा सकता है, देखिए अगर केवल एक भी लैंप ऑन होगी तो काम हो जाएगा, और एक लैंप को ऑन करने का, हर लैंप को ऑन करने का कितना तरीका है, या तो वो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, तो 2 वेज। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से दूसरी लैंप को ऑन करने का तरीका कितना है, वो भी 2 वेज, तो L3 को भी 2 वेज। तो आप क्या करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कहां तक करेंगे, 10 टाइम्स तक। ठीक है, 10 टाइम्स तक करेंगे आप इसको, 2 की मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, यानी 1024 वेज है इसको ऑन और ऑफ करने के, ऑन ऑफ नहीं, हॉल को इल्यूमिनेट करने के। ठीक है, सो 2 रेज़ टू पावर 10, यानी सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, 2 रेज़ टू पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 बिगिन और एंड विद 2, यानी कितने नंबर ऐसे हैं 100 और 300 के बीच में जो या तो 2 से एंड होते हैं या फिर बिगिन होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 201 से लेकर 299 तक, 299 तक, तो आपके पास कितने नंबर हो जाएंगे, जो 2 से स्टार्ट होंगे 99 नंबर हो जाएंगे। इसमें तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 201 से लेकर 299 तक एवरी नंबर इज स्टार्टिंग विद 2। बट अब दूसरा केस आता है 100 से लेकर 200 के बीच में, 100 से लेकर, यानी 101 से लेकर 200 के बीच में, जरा उसका केस देख ले, तो इसमें तो 99 आ गए। तो पहला होगा 102 एंड हो रहा है, दूसरा 112, देन 122, 132, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म 142, 152, 162, सॉरी गलत हो गया, 162 इस लिख देते हैं, देन 172, 182, 192 एंड 200। कितने हो गए स्टूडेंट, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 99 के अलावा 11 और ऐसे नंबर हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 110, 110 ऐसे नंबर हैं। ए गलत, बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है, तो 110 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ कॉलेज हैविंग अ 300 स्टूडेंट्स, यानी एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, और हर न्यूज़पेपर इज रीड बाय ओनली 60 स्टूडेंट्स। जरा इसका क्वेश्चन जरा समझिएगा, एक स्कूल में, सॉरी एक कॉलेज में 300 विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है और हर न्यूज़पेपर केवल 60 स्टूडेंट्स के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड इज, तो पहले तो 300 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1500। अब नाउ दीज आर द 1500 टोटल रीडिंग स्टूडेंट्स हो जाएंगे, यानी इतने रीडिंग स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो जाएगी, यानी हर स्टूडेंट्स को 5 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। अब 1500 को आप 60 से डिवाइड करिए, 60 से इसलिए क्योंकि हर स्टूडेंट्स, हर न्यूज़पेपर केवल 60 बच्चों द्वारा ही पढ़ा जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, यानी वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 25 न्यूज़पेपर एग्जैक्टली, 25 इज द करेक्ट आंसर, एटलीस्ट 30 नहीं आएगा, एटमोस्ट 20 नहीं आएगा, एग्जैक्टली 5 नहीं आएगा, 25 का मल्टीप्लाई 60 से करोगे एग्जैक्टली आपका 1500 आंसर आ जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी में स्टैटिस्टिक की टर्म्स बताते हैं, मीन भी है, मीडियन भी है, मॉड भी है, रेंज इज नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी। ओके स्टूडेंट्स, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसको। जब हम स्टैटिस्टिकली जो क्वेश्चन करेंगे आगे वीडियो में उसको चेकआउट करेंगे। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 5, 9, 19, 37, देन क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है, तो जरा देखें। तो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 बन के 5 बनता है। 5 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 9 into 2 plus 1 is equals to 19, and 19 into 2 minus 1 is equals to 37, and 37 into 2 plus 1 बहुत सिंपल सी डिजिट है, दो ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये बनता है 75, यानी 75 इज द करेक्ट आंसर। 74 नहीं है, 76 नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। 75 इज द करेक्ट आंसर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सीरीज के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि 2 से 5 बन रहा है, 5 से 9 बन रहा है, 9 से 19, 30, 19 से 37 बनने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो वो मैंने +1 -1 +1 -1 अल्टरनेटिवली चूज करके आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट सीरीज फॉर द लेटर फॉर द सीरीज MPSV। बहुत सिंपल है, चाहे तो हम इसको मैं स्टार्टिंग से एम से स्टार्ट करके आपको जैसे अल्फाबेट वाला लिखता है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एम एन ओ, ये मैं सिंपल वे में ट्रेडिशनल वे में सॉल्व कर रहा हूं आपको। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई एंड जेड। तो देखिए पहला एम है, एम और एन के एम से लेकर पी के बीच में 2 अल्फाबेट, पी से लेकर एस तक 2 अल्फाबेट, देन एस टी एंड यू यानी वी आएगा, देन फिर से 2 अल्फाबेट, क्योंकि दो का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज आंसर वाई, यानी वाई जो है उसका करेक्ट आंसर हो सकता है, यानी वाई इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी आपको, आप एचओटी AGOTY याद रखिए, सो दैट यू कैन इसको कर सकते हैं। जैसे ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 एंड वाई का मतलब 25। ये नंबर है, इनके नंबरिंग है। जैसे ए को 1 बोलते हो, बी को 2 बोलते हो, इस तरह ई को 5 कह सकते हो, जे को 10, 15, 20, 25। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। एन को क्या कहेंगे, एन को हम कहेंगे जे के बाद ही आता है तो जे, और इसको एम को कहेंगे 13, पी को कहोगे 16, एस को कहोगे 19, वी को कहोगे आप 22। तो नेक्स्ट हम 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, देन नेक्स्ट नंबर इज 25 व्हिच इज वाई। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें 365 मीन्स आई एम हैप्पी, 748 मीन्स यू आर सैड, and 469 means happy and sad in a given quote. Then which of the following represent and कौन रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए एंड किस में आ रहा है, एंड आ रहा है लास्ट में 469 में, तो 469 में इसमें एंड आ रहा है। ओके, नाउ 367 में 67 यानी 6 आ रहा है, तो 6 का मतलब आई एम हैप्पी, इसमें कोई एंड नहीं था, तो 6 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में पहले वाले में 367 है, 6 आ चुका है, तो 6 में कहीं पे एंड नहीं है। 748 मतलब है यू आर सैड, यानी 4 में 748 में 4 लगा हुआ है, इसमें भी कोई एंड नहीं आ रहा, तो यानी ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो यानी बचेगा जो आंसर वो 9 है, यानी 9 रिप्रेजेंट सैड। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरह की एनालॉजी करके यूज करके इसको आंसर दे सकते हैं, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इसमें 2 साल के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठे एक साथ सॉल्व किया था और देखा था किस तरह से हम इन क्वेश्चन को और अच्छे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने हम कैसे, मैंने थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा ये लेंथी हो गया, बट स्टिल ये आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जरा देख लीजिएगा, और भी वीडियो जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो भी आप देख लीजिएगा पेपर नंबर 1 के। आगे वीडियो में सिलेबस की जो सीरीज है वो हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई आपकी कोई क्वेरी है या फिर ऑन डिमांड आपको कोई वीडियो क्रिएट कराना है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।